हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक बार आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में हाजिर हैं अपनी अगली वीडियोस लेकर के। हमारी अगली वीडियो जो है, अगला टॉपिक जो है वो टॉपिक रहेगा आज का ग्रुप 17 को लेकर के। ग्रुप 16 तक हमने पढ़ लिया था। ग्रुप 16 में हमने सल्फर के ऑक्सो एसिड्स तक पढ़ा था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फर को बनाना पड़ा था, ऑक्सीजन को पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ग्रुप 17 का है। माइनर सा कॉन्सेप्ट चलेगा, इंट्रोडक्शन को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 17 के इंट्रोडक्शन पे हम चलते हैं आज। तो ग्रुप 17 जो अपने पास है उसमें क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टर। इसके विषय में हम बहुत कम चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट रहेगा। बात हम फ्लोरीन से लेकर के करें तो सबसे पहले, जैसे कि हमारे पिछले ग्रुप्स में हमने डिस्कशन किया था, पिछले वीडियोस में हमने टॉपिक्स के बारे में बात की थी, तो वहां मेनली क्या आता था, वहां एक बात आती थी कि सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करते थे कि एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होंगी, वो अकरेंस क्या होंगी, नेचर में कैसे मिलेगा, कितने मिलेंगे। तो यहां देखते हैं कि फ्लोरीन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले जो हम बात करते थे वो क्या था, एटॉमिक साइज के बारे में था, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। देखिए ये बात मैंने आपसे पहले ही बता दी थी और मैं अपनी लगभग सभी वीडियोस में बताता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो एक दूसरे से रिलेट करेगा। मैं पढ़ा रहा हूं वही नहीं, सिर्फ जो केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री हमेशा एक दूसरे से रिलेट करती हुई चलती है। स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री इसीलिए डिफिकल्ट लगती है क्योंकि केमिस्ट्री में पीछे वाले टॉपिक अगले को रिलेट करते हो। इस आज जो टॉपिक चल रहे हो कल वाले में काम आएंगे। तो यही बात मैंने आपको बताई थी जब हम 15 ग्रुप पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि जो 15 में हमने पढ़ा था वही 16 में लेकर के चलेंगे, जो 16 में चला था वही 17 में लेकर के चलेंगे। और सबसे पहले जो हम बात करते थे वो वही आ रही है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आज फिर से एक बार डिस्कशन करने की जरूरत है कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सभी को पता है कि सेल ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस के नाम से जानेंगे। यानी कि जैसे मैथ में आप पढ़ते हो किसी सर्कल का रेडियस है, तो उसी तरीके किसी स्फीयर का रेडियस है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो एटमोस्फियर है और स्फीयर के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के, और यहाँ क्या है कि बहुत सारे सर्कल यहाँ पे बने हुए हैं। हम अगर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट में देखें, इमेजिन करके देखें, तो बहुत सारे सर्कल्स बने हुए हैं। उन सर्कल्स के थ्रू वन बाय वन जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस प्लूरल हो जाता है रेडियस का। ठीक है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना एटॉमिक रेडियस में। अब ये देखना है कि ग्रुप 16 से अगर कंपेयर करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलिनियम को हम पढ़ते थे। एटॉमिक नंबर के बारे में हम बात करते थे, तो यहाँ एटॉमिक नंबर 8 होता था तो ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर 9 होगा। इसका एटॉमिक नंबर 16 होता था तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होगा। इसी तरीके से 34 होता था तो इसका 35 होगा, और ऐसे ही नीचे चलते हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसके एटॉमिक रेडियस की बात करें तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में तो जो एटॉमिक रेडियस रहेगा, अगर ऑक्सीजन से कंपेयर करें एटॉमिक रेडियस को, तो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस कम होता है। एंड आपको एक बात बता दूं, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल और सेकंड ग्रुप में, सॉरी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल और सेकंड पीरियड में सबसे छोटा एलिमेंट है फ्लोरीन। और इस सबसे छोटे एलिमेंट होने की वजह से फ्लोरीन अकेला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रखने वाला एलिमेंट है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो फ्लोरीन एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करेगा यहाँ पे, जैसे 4.0 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, सॉरी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। जब भी मैं आपसे बात करूं या फिर कभी भी कहीं भी कोई क्वेश्चन आए कि विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान कहां जाना चाहिए, सीधा का सीधा फ्लोरीन के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा एलिमेंट है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये कोवलेंट कंपाउंड तो बनाता है, लेकिन इनके कोवलेंट कंपाउंड में भी इसका क्या आता है, आयनिक करैक्टर आ जाता है। देखो मैं यहीं से कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कशन करता चलूंगा, तो हम बात वन बाय वन बात करते चलेंगे। तो एटॉमिक रेडियस की हमने बात कर ली, ऑक्सीजन से छोटा होता है। ठीक है, अगला जो रहेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी,
हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होने वाली है फ्लोरीन की, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रखेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइज के साथ जब हम रिलेट करते हैं तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो साइज क्या है, बहुत कम है फ्लोरीन का, अभी आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, सबसे छोटा साइज है, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होने वाली इसकी, होती भी है। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम रखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डाउट रहना ही नहीं चाहिए 4.0 पे देखते हुए कि आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी क्या रहेगी, हाईएस्ट रहेगी सबसे छोटे साइज के होने की वजह से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, जरा इस पे एक बार नजर डालते हैं, एक नजर इस पे और समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। देखिए, जब भी कोई एलिमेंट एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जब एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उस कोवलेंट बॉन्ड में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक बॉन्ड को बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो। ठीक है, तो क्या होगा कि यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो शेयर किए गए एलिमेंट्स के बीच में, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएगा, जैसे मैं बोलूं कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और फ्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो दोनों के बीच में बात ये हुई थी कि भाई हम दोनों ये इलेक्ट्रॉन आधा आधा रखेंगे, दोनों हमारे साथ इलेक्ट्रॉन आधा वो रखेगा आधा वो रखेगा, मींस दोनों के बीच में कॉमन रहेगा। समझ में आई ना बात। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा फ्लोरीन क्लेवर निकला, चालाक निकला, और उसने क्या किया कि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से जो उसका था उसको तो अपनी तरफ रखा ही उसने, और जो हाइड्रोजन था थोड़ा सा उसको अपनी तरफ और खींच लिया। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट की इसी प्रॉपर्टी को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी ना, उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही क्या कहा जाएगा, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। सबसे ज्यादा किसकी मिलती है, फ्लोरीन की, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, सबसे छोटे साइज के होने की वजह से, साइज छोटा है इस वजह से। ठीक है, तो ये तीनों से फटाक से अपनी नोटबुक में लिखे, नोट करें इसको, पता चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फटाक से कीजिएगा, और अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं अपना। तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आया। एग्जिस्ट जो करेंगे, इसकी जो एग्जिस्टेंस रहती है नेचर में, जो एग्जिस्टेंस रहेगी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, डायटोमिक फॉर्म में। इट मींस कि फ्लोरीन जब भी रहेगा F2 की फॉर्म में रहेगा, क्लोरीन Cl, तो सारे के सारे डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। और अगर डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क ये भी आता है कि डायटोमिक फॉर्म में विच स्टेट, कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो साधारण सी बात है, देखिए फ्लोरीन का साइज तो छोटा है ही, हमने ये बात तो देख ली, और जब फ्लोरीन का साइज छोटा होगा तो इसका मॉलिक्यूल भी छोटे साइज का बनेगा, और एक फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन शो करेगा। छोटे साइज का होने की वजह से इंटरेक्शन कम रहेगा, एंड द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज वेरी लो, देन एग्जिस्टेंस इज इन गैसियस स्टेट। ठीक है, सेम क्या रहेगा क्लोरीन के केस में रहेगा। यहां से एक एक्सेप्शन भी केस आएगा, बताऊंगा आपको कैसे रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा जब नीचे जाएंगे तो ब्रोमीन क्या हो जाता है, जो ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल ब्रॉड हो जाते हैं, बड़े हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स बड़े हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे तो जो सरफेस कांटेक्ट फोर्स हो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और सरफेस कांटेक्ट आएगा तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड फॉर्म में। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं इधर से, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है। अब ये मत सोचना कि नॉन मेटल एक ही है, नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, बाकी सारी नॉन मेटल की स्टेट में एग्जिस्ट करती है, या तो गैसियस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, आंसर इज ब्रोमीन। क्या रहेगा आंसर,
ब्रोमीन एंड और नीचे जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सभी को पता है आयोडीन बहुत बड़े साइज के, नीचे चलते चलते साइज बढ़ता है ना, आयोडीन बड़ा होगा, वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कांटेक्ट क्या होगा और ज्यादा होगा, कांटेक्ट ज्यादा होने की वजह से क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्टेंस हमें पता चल गई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, गैसेस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर है? हाँ, मैं भी बता रहा था आपको कि एक एक्सेप्शन रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी एक्सेप्शन भी, जितने भी एक्सेप्शन है वो सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, याद रखना इस चीज को। तो देखिए बहुत सारे बच्चे प्लस टू के बाद जाने के बाद पता है क्या क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ये रखते हैं कि सर हमने आईआईटी के पेपर में बैठे थे क्रैक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? एक्सेप्शन पूछते हैं भाई वहां पे। अब एक्सेप्शन पूछेंगे वो हम याद रखते नहीं। एक्सेप्शन होते क्या हैं, ये मत सोचना कि एक्सेप्शन मतलब उनके पीछे कोई रीजन नहीं होता। केमिस्ट्री में, बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है जिसके पीछे रीजन ना हो। रीजन सबके पीछे होते हैं। एक्सेप्शन उनको कहा जाता है, मान लीजिए ये 3 पेन है, एक लाइन में चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये फोर्स भी क्या है, पेन नहीं है, लेकिन ये इस लाइन को छोड़ करके दूसरी में भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या था कि ये 3 एक जैसी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, ये डिफरेंट है, सो हम कह सकते हैं एक्सेप्शन। लेकिन इसके दूसरी लाइन में जाने का भी कोई ना कोई कारण रहा होगा, ठीक है। तो ये अगर कोई कहता है आपको कि एक्सेप्शन है बस ठीक है दैट्स ऑल, और इसके पीछे का रीजन नहीं बताता, तो वो गलत है भाई। रीजन है, 100% रीजन रहेगा, एंड मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक्सेप्शन के पीछे का रीजन बताने की। तो देखिए क्या रहता है, हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को थोड़ा सा भूल गए थे, चर्चा करते हैं इसके बारे में कि होती क्या है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है और इधर है फ्लोरीन, ठीक है भाई। अब ये कहता है कि जो फ्लोरीन है उसके पहली जो सेल है उसमें थे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में रह गए 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल एटॉमिक नंबर दिख रहे सभी को, नहीं नहीं। तो पहली सेल में इलेक्ट्रॉन 2 और सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन 7। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है कि फ्लोरीन अपने आउटर सेल में 8 कंप्लीट कर ले? 1 इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए, तो अपने इसके पास क्या हो जाएंगे 8। इसका मतलब क्या है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आउटर मोस्ट सेल में। अब सभी को पता है कि हर सेल की कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है, और ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये सेल क्या करेगी, एनर्जी बाहर निकालेगी। यहां से एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है। जब कोई सेल के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के ऐड होने में निकली गई एनर्जी को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एनर्जी बाहर निकलेगी, और सभी को पता है थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि जब भी एनर्जी बाहर निकलती है वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। मैं बता देता हूं कैसे आएगी। डेल्टा ई चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो एनर्जी क्या, एनर्जी क्या हुई, बाहर निकली। तो मान लेते हैं कि ऑलरेडी सिस्टम में 10 किलो जूल की एनर्जी थी पहले से, मान लिया हमने, कंफर्म नहीं है कितना रहेगी। मान लेते हैं कि 10 किलो जूल की एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन आया, एनर्जी बाहर निकली, मींस 10 से तो कम रही होगी, जब बाहर निकली उसके बाद 10 से कम हुई होगी ना। मैं मान लेता हूं 9 किलो जूल की एनर्जी बच गई। एक इलेक्ट्रॉन आया, 1 किलो जूल एनर्जी बाहर निकल गई, तो फाइनल एनर्जी क्या थी, 9 किलो जूल, और इनिशियल क्या थी 10 किलो जूल। 9 माइनस 10 माइनस 1, एनर्जी कितनी आई, नेगेटिव में वैल्यू आती है। तो जब भी एनर्जी बाहर निकलेगी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो यहां से देखिए नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब अगर हम क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहां भी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ब्रोमीन में ऐड करेंगे तो वहां भी नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर है ना? यहां तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन अब बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। जनरल ट्रेंड्स कहते हैं कि साइज जितना छोटा रहेगा इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी कैप्चर करेगा, पकड़ेगा। साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए समस्या बढ़ती चली जाएगी, लेकिन बावजूद इसके
फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम रहती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा? द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर फॉर क्लोरीन देन फ्लोरीन। वाई? हम क्या बताएंगे, देखिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को अपने साधारण तरीके से। दोनों आपके सामने भाई स्ट्रक्चर में आपसे दिखा देता हूं कि एक फ्लोरीन का एलिमेंट है ये वाला, साफ साफ दिख रहा होगा सभी को। एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा और सातवां इलेक्ट्रॉन है। ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन वहां से बैठे, इनको यहां पे आना है अंदर, ठीक है। इधर दूसरा मैं क्लोरीन के केस को दिखा देता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आराम से, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज दिख गया, इससे बड़ा साइज का एलिमेंट होने वाला है, दिख रहा है ना, क्लियर है। अब देखिए यहां भी क्या था, वही 2 इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर वाली सेल में थे। अब हम जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 2 8 8 इस तरीके से चलते हैं, तो 2 8 10 हो गए। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 17, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 9 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर देते, 17 फिल करने के लिए कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों की कंडीशन सेम है, इलेक्ट्रॉन वहां से जी यहां भी बैठे, इनको भी अंदर आना है, यहां भी अंदर आना है। देखते हैं कैसे। देखिए यहां जब इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो साइज जो था एज कंपेयर टू क्लोरीन छोटा है साइज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। मींस जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, एक तो साइज छोटा है, ऊपर से नेगेटिव चार्ज, 7 नेगेटिव ऑलरेडी बैठे हैं, सेम चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। जगह कम है, मैंने आपसे बोला स्कूल में एक बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, ऑलरेडी बैठे हैं भाई, वहां पे जगह बिल्कुल नहीं है, और मैं कहता हूँ कि एक बच्चे को और बैठाना है, तो क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, जगह नहीं है वहां पे। और अगर मैं ये कहूँ कि अपने क्लासरूम में बैठे हैं 3 बच्चे बैठे, मतलब 20 बच्चे बैठे हैं, एक और बैठाना है, तो क्या प्रॉब्लम है? या फिर क्लासरूम में 3 बच्चे बैठे, एक और बैठाना है, प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस बहुत ज्यादा है, 3 पहले से बैठे, रिपल्शन होगा ही नहीं, बहुत बड़ी जगह है। यहां भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन यहां बैठे, 7 यहां बैठे, लेकिन यहां जगह जो थी वो ज्यादा है, ज्यादा जगह में 7 बैठे, 7 नेगेटिव, एक और नेगेटिव आता तो रिपल्शन क्या होगा? कम रहेगा। यहां रिपल्शन क्या रहेगा? मैक्सिमम आप कह सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जब इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आना होगा तो ये जगह इसको बनानी पड़ेगी, और उस जगह को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, और एनर्जी देंगे तो ये सेल क्या होगी? बड़ी होगी, और सेल बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा? अंदर आ सकता है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस फॉर फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लियर है? ये अपना ऑप्शन रहेगा, ये अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप समझ सकते हो कि अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो और एक बस में बैठे हो, तो वहां बस में देखिए आपने बहुत बार देखा होगा, एक साइड 2 बंदों के बैठने की जगह होती है, एक साइड 3 बंदों के बैठने की जगह होती है। मैं आपसे बोलता हूं कि एक सीट पे 2 बंदे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन सीट वही है, तो वहां जो 2 बंदे बैठे, तो वहां तीसरे को बैठने में क्या रहेगी? प्रॉब्लम रहेगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात? और मैं कहूं कि 3 वाली साइड 2 बंदे बैठे हैं, तो वहां एक और इजीली बैठ सकता है ना। देखिए दोनों ही तरफ 3 2 2 बैठे थे, लेकिन जिस तरफ 2 ही बंदों की जगह थी, मींस ऑर्बिटल छोटी थी, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पहले से बैठे थे, अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो या तो हमें सीट बढ़ानी पड़ेगी, और सीट को बढ़ाएंगे का मतलब क्या है? एनर्जी एक्स्ट्रा देंगे, ऑर्बिटल को बड़ा करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा। तो ये चीज हमारे पास थी, तो फ्लोरीन के लिए था। उसके बाद एटॉमिक प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली कि ये इनकी जो एटॉमिसिटी होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। साइज की बात करें तो साइज इनका क्या रहता है?
ऑलमोस्ट टॉप टू बॉटम आते तो इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाते तो डिक्रीज हो गया। एक एक्सेप्शन केस था। आज का इंट्रोडक्शन था, आज के कॉन्सेप्ट में इतना ही है। कल हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और उम्मीद है कि आपको पी ब्लॉक अच्छे से समझ में आ रही होगी। जिस बच्चे को पी ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम हो, मैं बार बार कहता हूँ मेरी वीडियोस में, वैसे भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी स्कूल में भी बार बार यही एक बात बोलता हूँ कि भाई एक बार पूछो 10 बार पूछो। अब देखिए यहाँ आप मेरे से इंटरेक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके इंटरेक्शन का मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि जल्दी ही हम लाइव आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर है या फिर नहीं भी है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, तो अपनी प्रॉब्लम से नीचे लाइव क्लासेस में बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रख सकता है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके लिए हमेशा कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन फ्यूचर हम जल्दी ही लाइव आएंगे, तो डोंट बी टेक टेंशन अबाउट एनी कॉन्सेप्ट और एनी क्वेरीज which is in your mind, then stay home, stay safe। कीजिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू, मोर एंड मोर स्कोर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।